गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास। आप प्राणी जगत के बारे में पढ़ रहे थे। आज आप उसी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। आपको पहला भाग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बतलाए थे। आज आप उसी के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, अध्ययन करेंगे। तो फिर से आपको यहाँ से दोहरा रहे हैं, आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। ये है किंगडम, जिसको हम लोग बोलते हैं ना जगत। तो ये प्राणी जगत है। इसको दो उप जगत में बांट दिया गया है। एक है प्रोटोजोआ और दूसरा है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ का अर्थ हुआ कि इसके अंतर्गत वो जीव आता है जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ है। और मेटाजोआ, इसके अंतर्गत वो जीव आता है जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना है। एक से अधिक कोशिका जब संगठित होगा तो उत्तक बनाएगा और उत्तक संगठित होकर के अंग का निर्माण करता है। अब प्रोटोजोआ का जो जीव है, एक कोशिक जीव, इसका कोई भी विभाग नहीं है, इसका कोई भी खंड नहीं है और इसका एक ही संघ है, जिस संघ का नाम भी है प्रोटोजोआ ही। भले ही इसके अंतर्गत बहुत सारे जीव आते हैं, लेकिन उस संघ का नाम दिया गया है प्रोटोजोआ। तो आप इस प्रोटोजोआ के बारे में प्रोटिस्टा जगत में अध्ययन किए हैं, जानकारी प्राप्त किए हैं। और प्रोटोजोआ को भी ना वर्ग में डिवाइड किया गया है, लेकिन वो आपको ऊपर के क्लास में जानना है। आपको सिर्फ बतला देते हैं कि प्रोटोजोआ संघ का जीव है अमीबा। आप नाम जरूर सुने होंगे इसका। पैरामीशियम प्रोटोजोआ का ही जीव है। इसके अलावे ये दो उदाहरण आपको बतला दिए प्रोटोजोआ जीव का। अब मेटाजोआ में आप चलेंगे, क्योंकि हम यूकैरियोटिक विषमपोषी और ज्यादातर हम लोग जो है बहुकोशिक जीवों के वर्गीकरण के बारे में ही प्राणी जगत में अध्ययन करेंगे। तो मेटाजोआ का जो बहुकोशिक जीव है, उसको दो विभाग में बांट दिया गया है कि कुछ जीव ऐसा है जिसके शरीर का निर्माण में दो लेयर होता है, दो स्तर होता है। उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय। और कुछ जीव ऐसा है जिसके शरीर के निर्माण में 3 लेयर होता है, ये त्रिस्तरीय कहलाता है। तो पिछले क्लास में ना हम आपको बतलाए थे, ये दो स्तर जो है इक्टोडर्म और इंडोडर्म है। ये इक्टोडर्म शब्द आपके लिए नया शब्द होगा। उसको बोलते हैं ना बाह्य स्तर, एक्टोडर्म, और जो भीतरी स्तर है वो कहलाता है इंडोडर्म। तो ये बाह्य स्तर और भीतरी स्तर क्या है, इसको जानने के लिए आपको 12th क्लास में ना पढ़ना है भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया। तो भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, लैंगिक जनन की क्रिया में जब युग्मक का संलयन होता है तो जिस नई कोशिका का निर्माण होता है वो कोशिका कहलाता है निषेचन क्रिया के पश्चात। जिस नई कोशिका का निर्माण होता है वो कोशिका कहलाता है युग्मनज। आप 10th क्लास में ना उसको पढ़े होंगे। और युग्मनज में अब विभेदन की क्रिया होती है, विभाजन की क्रिया होती है। इसके फलस्वरूप युग्मनज से ही भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण के विकास की अवस्था में कुछ अवस्थाएं हैं, वो अवस्था कहलाती है मोरूला, ब्लास्टुला। ये सब आपको 12th क्लास में पढ़ने के लिए है। और फिर सबसे लास्ट अवस्था कहलाती है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के बाद जो है जननिक लेयर का निर्माण होता है। और वो जननिक लेयर है, जो बाहर का लेयर है, वो कहलाता है इक्टोडर्म। और जो अंदर का लेयर है वही कहलाता है इंडोडर्म।
जिसे अब बीच का जो स्तर हो, मध्य स्तर जो है वो कहलाता है मेसोडर्म। इन तीनों स्तर से जीव के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। अब कौन कौन सा अंग किस स्तर से बनता है इसको आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, मानव में। उसी प्रकार से अन्य जीव में भी ये भ्रूणीय विकास की ही अवस्था है। ये लेयर जो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये जननिक परत है जिससे जीव के शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। तो ये हुआ द्विस्तरीय और ये हुआ त्रिस्तरीय। अब द्विस्तरीय का कोई भी खंड नहीं है और द्विस्तरीय में संघ आता है 3 संघ। पहले ये 2 ही संघ था, अब ये आपको 3 संघ पढ़ने के लिए है। सबसे पहला संघ है पोरीफेरा। चूंकि ये बहुकोशिक है तो एक से अधिक कोशिका संगठित हुआ है, लेकिन संगठित होने के बावजूद भी विशिष्ट उत्तक का निर्माण नहीं किया। इसलिए इस संघ के जीव के शरीर में अलग अलग कार्य को संपादित करने के लिए अलग अलग अंग नहीं होता। ये पोरीफेरा संघ है। फिर इसके बारे में ना आप बारी बारी से आपको बताएंगे कि इस संघ की क्या विशेषता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सा जीव आता है। अभी आप इतना ही जानेंगे। फिर द्विस्तरीय में आता है पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा। हाँ, उत्तक संगठित हुआ है और संगठित होकर के ना थोड़े से अंग का निर्माण किया, 2-4 अंग ही बना है। वास्तविक रूप से ये डेवलप नहीं हुआ, विकसित नहीं हुआ है। और तीसरा है टीनोफोरा। ये सी साइलेंट होता है इसको बोलते हैं ना टीनोफोरा। ये है सिलेंट्रेटा, लिखते हैं ऐसे ही कोइलेंट्रेटा, लेकिन ये है सिलेंट्रेटा। कोइलेंट्रेटा आप नहीं इसको पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा। ये है टीनोफोरा। ये तीनों संघ जो है ये आता है द्विस्तरीय में। इसके बाद आप आएंगे त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का 3 खंड है, 3 सेक्शन में इसको बांट दिया गया है। पहला खंड में वो जीव आता है जिसके शरीर में सीलोम नहीं होता। अब आप कहिएगा ये सीलोम क्या है? आप सीलोम को समझेंगे ना देह गुहा, यानी कि शरीर की जो भित्ति है, देह भित्ति और आहार नाल के बीच पाचन तंत्र का भाग है आहार नाल। पाचन तंत्र बना है ना आहार नाल से। आहार नाल के अंतर्गत बहुत सारे अंग आते हैं पाचन क्रिया में जो भाग लेता है। आहार नाल एक लंबी कुंडलित नली है मानव में। 10th क्लास में आप इसको भी पढ़े होंगे। तो देह भित्ति और पाचन तंत्र यानी आहार नाल के बीच में जो कैविटी पाई जाती है, जो गुहा पाई जाती है, वो गुहा ही कहलाती है देह गुहा। और ये जो है भ्रूणीय लेयर में ना ये मध्य त्वचा से आच्छादित होता है, स्तरित होता है, ढका होता है, घिरा होता है। तो वो जीव आया जिसमें बड़ी कैविटी होती ही नहीं है, देह गुहा होती ही नहीं है, उसको बोलते हैं ना एसिलोमेट। ठीक से आप इसका उच्चारण करेंगे, एसिलोमेट। ये सिलोम रहित है, इसमें देह गुहा नहीं होती। दूसरा खंड है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो मीन्स होता है ना फॉल्स, मिथ्या। ये मिथ्या देह गुहा, यानी कि इसके जीवन चक्र में ना किसी अवस्था में देह गुहा होगा और किसी अवस्था में देह गुहा नहीं भी होगा। जरूरत होता है ना तो उसका निर्माण हो जाता है और जरूरत होने के बाद वो समाप्त भी हो जाता है। जैसे अमीबा में सीडोपोडिया को वो बनाता है और फिर उसको मिटा भी देता है, यही है स्यूडो। स्यूडो मीन्स हुआ मिथ्या, कोट। और तीसरा है सिलोमेट, जिसके शरीर में ना वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। ये सिलोम युक्त जीव है।
ये जीव पूर्ण डेवलप जीव है। इसमें ना विभिन्न अंग मिलकर के अंग तंत्र, और अंग तंत्र भी ना विकसित अंग तंत्र के रूप में क्रियाशील है। ये हुआ सीलोम युक्त जीव। अब एसिलोमेट का एक ही संघ है जिसका नाम है प्लेटीहेलमिन्थेस। ये हेलिमिन्थ जो है, ये हेलिमिन्थ बोलते हैं ना कृमि वाला संघ, प्लेटीहेलमिन्थेस ये पहला संघ है जिसके शरीर में ना सीलोम नहीं होता। दूसरा है अस्केलमिन्थेस, इसको ना नेमेटोडा के नाम से भी जानते हैं। इसके शरीर में मिथ्या देह गुहा पाई जाती है, लेकिन ये त्रिस्तरीय है। और तीसरा नंबर में आता है सीलोमेट। तो सीलोमेट के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से ये 5 संघ आता है। एनिलिडा सबसे पहला, ये सबसे पहला संघ है जिसके शरीर में ना वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। जंतु जगत में सबसे पहला संघ यही आया है। इसके बाद है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, और 5वां है कॉर्डेटा। हो सकता है आपकी किताब में ना आपको मिलेगा प्रोटोकॉर्डेटा, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, या फिर आपको मिलेगा हेमिकॉर्डेटा। तो हमने सिर्फ लिखा है यहाँ कॉर्डेटा। जब आप इन सभी के बारे में अध्ययन कर लेंगे तो आपको हम कॉर्डेटा को बांट करके बतलाएंगे। हेमिकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, ये सब क्या है। कॉर्डेटा जब हम लिखते हैं ना, तो आज के वो जीव जो पूर्ण रूपेण विकसित कॉर्डेट्स है, जिसके शरीर में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ये कशेरुकी जंतु है, उसका अध्ययन एक विकसित कशेरुकी जीव का। और प्रोटोकॉर्डेटा जो था, नोटोकॉर्ड उपस्थित है लेकिन वो पूर्ण विकसित जीव नहीं था। प्रारंभ का कॉर्डेटा कैसा था उसको बोला गया प्रोटोकॉर्डेटा। फिर बेलनोग्लोसिस जैसे जीव, मतलब कृमि जैसा देखने से नहीं लगता था कि इस जीव के शरीर में ना नोटोकॉर्ड भी होगा, इस तरह से देखने से प्रतीत नहीं होता। उसी को रखा गया है हेमिकॉर्डेटा में। तो फिर आपको बतलाएंगे वो पूर्ण विकसित कॉर्डेट्स नहीं है, वो पहले का कॉर्डेट्स है। और आज का पूर्ण विकसित कॉर्डेट्स को हम लोग ना कॉर्डेटा ही बोलते हैं, ये संघ कॉर्डेटा। जब इसके बारे में अध्ययन करेंगे ना तो आपको हम प्रोटोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ये सब के बारे में बतला देंगे। ये है आपका एनिमेलिया किंगडम का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लास में ना बारी बारी से संघ के बारे में, तो प्रोटोजोआ को छोड़ देंगे, हम पॉरीफेरा से शुरू करेंगे, बहुकोशिक से शुरू करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मैसेज करेंगे।